MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन बिना वक्त गवाए आज सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। दिखाते हैं आपको, पहली तस्वीर दिखाइए। ये है संसद की तस्वीर, जहां इजरायली संसद में पीएम मोदी मौजूद है, ये देख रहे हैं आप। और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। और ये वो क्षेत्र है दर्शकों जहां पर कुछ दिन पहले मिसाइल और बम बरस रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर पहुंचे हुए हैं। और क्या कुछ कहा जा रहा है सुनवाते हैं आपको। That flame burns in the Psalms of King David too. Kaveh el Adonai, chazek ve'yametz libecha. Kaveh el Adonai. Hope in the Lord. Be strong and let your heart take courage. Hope in the Lord. Our national anthem is called Hatikva, the hope. Mr. Prime Minister, you have called the India-Israel relationship a partnership of hope. From Hatikva to Asha, hope is the hallmark of our bond. Since last night, Prime Minister, the Knesset building has been illuminated in the colors of India. May the light that unites Jerusalem and New Delhi illuminate our nation's future. Mr. Prime Minister, a Jerusalem main आपका स्वागत है, Knesset main आपका स्वागत है. Welcome to Jerusalem. Welcome to the Knesset. חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד כעת להזמין את ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו, לשאת דברים. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. और दर्शकों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में संबोधित करेंगे। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, बेंजामिन नेतन्याहू पहुंच गए। इसके पहले आज प्रधानमंत्री का स्वागत कैसे हुआ दिखाते हैं आपको। पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे पीएम मोदी का वेलकम करने के लिए, और ग्रैंड वेलकम हुआ है। फुल फ्रेम दिखाइए, उनकी पत्नी के साथ पहुंचे थे बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। और दर्शकों, बेंजामिन नेतन्याहू पहले से ही उत्साहित। आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, उसकी तस्वीर आपको दिखाएं। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। एमएन सुनाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। אדוני ראש הממשלה, משמר כבוד של חיילי צבא ההגנה לישראל ערוך ונכון לסקירתך.
नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंचे थे दर्शकों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। यह बहुत बड़ी तस्वीर इसलिए है दर्शकों क्योंकि दुनिया भर में चर्चा हो रही है भारत और इस्राइल की दोस्ती की। लेकिन दर्शकों आज एक और चर्चा हो रही है। बेंजामिन नेतन्याहू की वाइफ भगवा कपड़े पहनकर पहुंची थी और इसकी भी चर्चा हो रही है क्योंकि जैसी वेशभूषा धारण की है वो भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई है एयरपोर्ट पर। यह आप देखिए जरा, हाथ मिलाती हुई तस्वीर दिखाइए फुल फ्रेम। ये एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के साथ मीटिंग हुई और इस मीटिंग से आप समझ सकते हैं कि भारत और इस्राइल के बीच कितनी बड़ी डील होने वाली है। अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भारतीय पारंपरिक नृत्य से किया गया। सुनाइए जरा, एमएन सुनाइए इसका। भारतीय संगीत की प्रस्तुति भी दी गई। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे संगीत सुना। और दर्शकों, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली संसद में मौजूद है। बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण चल रहा है। दुनिया की निगाहें पीएम मोदी के भाषण पर है क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। उसके पहले आपको दिखाए विजिटर बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइन भी किया और बाकायदा बताया कि कैसा लग रहा है। लेकिन ये दौरा और ये भाषण दुनिया में क्या संदेश देगा, अब इसी पर निगाहें टिकी हुई हैं। मिडिल ईस्ट वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। ईरान से अमेरिका और इजराइल की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं। युद्ध का सायरन कभी भी बज सकता है। इस उथल पुथल के बीच पीएम मोदी ने इजराइल का दौरा कर दुनिया को बड़ा संदेश दिया। जता दिया कि भारत दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन। दोस्ती हो या दुश्मनी, भारत पूरी शिद्दत से निभाता है। इसी अंदाज में पूरी दुनिया भारत के साथ साथ पीएम मोदी की मुरीद है। Usually people see India as post-colonial India, and India is now gearing towards Vikasit Bharat. So that is something that I really explored and made sure that people knew what India is today. इजराइल जाकर पीएम मोदी ने जियोपॉलिटिक्स में भारत के बढ़ते प्रभाव से दुनिया को वाकिफ करा दिया। बता दिया कि मौसम भले युद्ध का हो, लेकिन भारत की ओर से दोस्ती और डील जारी रहेगी। लेकिन दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए संसद में इस समय इस्राइल की तमाम सदस्य मौजूद हैं। दिखाते हैं आप वेलकम कैसे किया गया। दिखाइए जरा, एम्बियंस सुनाइए। वहां पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अभी तो ये शुरुआत है। प्रधानमंत्री के भाषण का इंतजार किया जा रहा है। वो आज इजरायली संसद को संबोधित करते हुए क्या कहेंगे, इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन आज हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि ये दोस्ती पावर पैक है दर्शकों। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर पहुंच चुके हैं।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें रिसीव किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रोटोकॉल तोड़कर नेतन्याहू तेल अवीव एयरपोर्ट पहुंचे। आपको बताएं, नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू भी मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंची, जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। मोदी को तेल अवीव एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी और नेतन्याहू की मीटिंग हुई है। आज पीएम मोदी इजराइल की संसद को कुछ ही समय बाद संबोधित करने वाले हैं। ऐसा करने वाले वो भारत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। फिर भी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारियां भी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का भी दौरा करने वाले हैं और पीएम मोदी के साथ नेतन्याहू भी मौजूद रहेंगे। द्विपक्षीय वार्ता होगी दोनों के बीच में। रात को बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी के लिए खास डिनर का भी इंतजाम किया है। दर्शकों, आपको बताएं, कल पीएम यहूदियों के नरसंहार से जुड़े स्मारक यद वाशेम भी जाएंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जेग से भी मुलाकात करने वाले हैं। आपको बताएं, राष्ट्रपति से सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद इजराइल की यात्रा पर गए। दर्शकों, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2017 में इजराइल पहुंचे थे। आपको बताएं, मोदी इजराइल का दौरा करने वाले एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 70 साल तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा नहीं की थी और 2017 में पीएम मोदी ने दौरा कर दोनों देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत की कोशिश की थी और उसके बाद अब ये दोस्ती आगे बढ़ती जा रही है। इसको लेकर आज एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हम वैश्विक राजनीति को जब देखते हैं तो पूरा विश्व में एक उथल पुथल मचा हुआ है और हम जिस तरीके से मोदी जी अभी इजराइल के यात्रा पे गए हुए हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत ही माइलस्टोन यात्रा होने जा रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हम देख सकते हैं किस तरीके का टेंशन क्रिएट है, वो चाहे ईरान कन्फ्लिक्ट को लेके हो या गाजा पैलेस्टीन को लेके हो। उस हर स्थिति में भारत ने हमेशा एक मल्टी अलाइनमेंट के रूप में, जो भारत की जो विदेश नीति रही है, सबको साथ लेके चलने की है। और अभी जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो एक रीअलाइनमेंट देशों का हो रहा है, उसमें भारत बहुत ही बढ़ चढ़ के एक अपने आप को मजबूत स्थिति में पाते हुए दिख रहा है। और इस यात्रा के माध्यम से बहुत सारे ऐसे डील होने वाले हैं, चाहे वो रक्षा का विषय हो, वो चाहे हमारा टेक्नोलॉजी का विषय हो या अर्थव्यवस्था का विषय हो। दर्शकों, आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है, उससे पहले इजरायली अखबार ने क्या लिखा, वो तस्वीर जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, नमस्ते, और ये बाकायदा इजरायली अखबार की हेडिंग है। द जेरूशलम पोस्ट ये अखबार है और जिसे आप देख रहे हैं। अब दर्शकों, आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, खास सजावट भी की है और संसद के बाहर जहां प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है, वहां ट्राई कलर से सजाया गया। देख रहे हैं आप, भारत का झंडा भी लगा है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी इजराइल इस दोस्ती को और आगे बढ़ाना चाहता है। अब दर्शकों, मैं आपको बताऊं, सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू ने, वहां विपक्ष के नेता भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एक्स पर पोस्ट कर चुके हैं और उन्होंने भी बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम स्वागत करते हैं और उसके लिए काफी उत्सुक हैं। लेकिन यह सिर्फ दौरा नहीं है दर्शकों, ये दोनों देशों के लिए बहुत खास रहने वाला है और इसलिए खास रहने वाला है क्योंकि यहां से भारत और इजराइल के बीच में नई डील होने वाली है। लेकिन यह डील दुनिया देखेगी दर्शकों, और ये सिर्फ डील नहीं है, ये शुरुआत है एक दोस्ती को चरम पर पहुंचाने की। आइए आपको बताते हैं अखबारों ने क्या लिखा है। ये देखिए दर्शकों, अखबार दिखा रहा हूं। इजराइल भारत को अपना खास दोस्त मानता है, इसकी झलक पूरे इजराइल में देखने को मिल रही है। आपको बताएं, इजराइल के अखबार द जेरूशलम पोस्ट में सुर्खियां छपी हुई हैं। अखबार ने अपना पूरा फ्रंट पेज पीएम मोदी के लिए डिजाइन किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी में नमस्ते लिखा हुआ है। पीएम मोदी की हाथ हिलाते हुए एक बड़ी सी तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, यही है वो फ्रंट पेज। अखबार के एडिटर इन चीफ ज्विका क्लेन ने इस पेज को बाकायदा शेयर किया है। कहा, ये दो पुरानी सभ्यताओं के बीच सुनहरा अध्याय है। इजरायली संसद को भारतीय ध्वज के रंग से रोशन किया गया है, ट्राई कलर्स में, और संसद के अध्यक्ष आमिर ओहाना ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। इजराइल में विपक्ष के नेता भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से उत्साहित हैं। आपको बताएं, विपक्ष के नेता ने उत्सुकता सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की। कहा, पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पूरा इजराइल तैयार है। और आपको बताएं, लैपिड ने भारत को इजराइल का सच्चा मित्र भी बताया है। कहा, इजराइल और भारत के बीच संबंध केवल रणनीतिक नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का बंधन है। सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि वहां के आम लोग भी इस दौरे को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं दर्शकों। और आपको बताएं, अभी तो संबोधन होने वाला है जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए वहां लोग कितने उत्साहित हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर। मैं तो एक्सप्रेस करना ही मुश्किल हो रहा है, इतना एक्साइटेड है कि अभी हम लोग अदर कंट्री में है, फिर भी अपना पीएम को मिलने का यह अवसर मिलने पर एकदम खुशी हूँ। और दिल से चाहता हूँ कि हमेशा इजराइल और इंडिया का फ्रेंडशिप ऐसा ही अच्छे तरह से रहे। हम चाहते हैं कि ऐसा ही हमेशा रहे। That much exciting because our dream to see him from 7 years I'm waiting, because 7 years back he came, after he didn't come Israel, from 7 years waiting when he will come, when he can meet. अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों की यात्रा कर रहे हैं, वैसे वैसे दोस्ती मजबूत होती है। लेकिन इजराइल में काफी ज्यादा दोस्ती मजबूत हुई। ये आप देख रहे हैं, भारत के डेलीगेशन से भी बेंजामिन नेतन्याहू ने मुलाकात की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर है। आप देखिए यहां पर तमाम भारतीय अधिकारी है, डेलीगेशन है, जिनसे आज बेंजामिन नेतन्याहू ने मुलाकात की है। लेकिन दर्शकों, ये दौरा जिस डील के लिए सबसे खास माना जा रहा है, वो भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी डील है। आइए आपको बताते हैं कि डील पर मोहर लगने वाली है वो कौन सी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा दर्शकों काफी अहम है। दोनों देशों के बीच 8.6 अरब डॉलर का रक्षा समझौता होगा। प्रिसीजन गाइडेड बम और मिसाइल सिस्टम के साथ साथ एडवांस्ड ड्रोन सिस्टम को लेकर डिफेंस डील की तैयारी है। इजराइल से आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर भी बात हो रही है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शक। देख रहे हैं आप, यही आयरन डोम। इजराइल के काउंसिल जनरल यानिब रेवाज ने इस बात की जानकारी दी है। इजराइल से हेरोन MK2 मेल ड्रोन भी भारत खरीदने की तैयारी में। हेरोन ड्रोन 45 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, हेरोन 470 किलो तक वजन भी उठा सकता है और 35,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। हेरोन MK2 मेल ड्रोन हर मौसम में ऑपरेट करने की क्षमता रखता है। भारत और इजराइल के बीच डिफेंस डील काफी वक्त से है दर्शकों। फ्रांस के बाद इजराइल से भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। स्टॉकहोल्म और इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का यह भी दावा है कि 2026 में 71,000 करोड़ रुपए के हथियार सौदे पर बात हुई है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा रक्षा सौदा है। और रक्षा सौदे के अलावा दोनों देश बैंकिंग सिस्टम को भी आसान बनाएंगे, सरल करेंगे। खेती में इजराइल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भारत अपनाने की बात करेगा। साइंस और इनोवेशन में दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर नई खोज की तैयारी में है। ट्रेड कॉरिडोर बनाने पर भी भारत और इजराइल के बीच बातचीत संभव है दर्शकों। और दोनों ही देश कट्टरपंथी इस्लाम से लड़ने के लिए हेक्सागन ऑफ अलायंस भी बनाने के लिए तैयार है। इस बात के संकेत हैं दर्शकों, ये खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दे चुके हैं। यानी दोनों देश साथ हैं और इसी को लेकर अब दुनिया भर में चर्चा भी हो रही है। सुनिए जरा एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हुई दिख नहीं रही, भारत का सिर्फ खड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब भारत वहाँ क्या ढूंढेगा? भारत वहाँ के पार्लियामेंट को एड्रेस करेगा, भारत वहाँ पर डील्स करेगा। भारत अपनी आत्मनिर्भरता के तौर पर ब्रह्मोस जैसी कोई मिसाइल की कोलैबोरेशन करे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, स्टेट ऑफ आर्ट ड्रोन्स के ऊपर उनके साथ काम करे, उनसे सीखे, उनसे ले, जॉइंट कोलैबोरेशंस करी जाए, मैन्युफैक्चरिंग करी जाए। सबसे बड़ी बात मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी इजराइल के पास अवेलेबल है उसकी हमें ज़रूरत है। और अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कोलैबोरेटिव तौर पर देखी जाए,
डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर तो एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा आत्मनिर्भरता की तरफ। सो ओवरऑल अगर देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक एम्स के साथ, डिफेंस के एम के साथ, टेक्नोलॉजी के एम्स के साथ, दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो, एंड आई एम वेरी श्योर हम इसमें उभर कर आएंगे। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर पहुंचे, देश में सियासत होने लगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो गाजा का भी जिक्र कर लें, और यहां पर दर्शकों कूटनीति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। लेकिन दर्शकों, ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री को लेकर कोई सवाल उठाए। ये कई बार हुआ है, लेकिन आज तो हद ही हो गई दर्शकों। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाया। पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर कांग्रेस की सियासत शुरू हो गई है। इस बार सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने विरोध का जिम्मा ले लिया है। इस विरोध से कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच उजागर हुई, क्योंकि वो फिलिस्तीन की बात कर रही है। मुस्लिम वोट बैंक सील करने के लिए फिलिस्तीन यानी गाजा का मुद्दा उठा दिया। देख रहे हैं आप उनके हाथ में जो बैग है, ये फिलिस्तीन का बैग लेके गई थी। प्रियंका गांधी ने कहा, उम्मीद है पीएम मोदी इजराइल में गाजा का जिक्र करेंगे। संबोधन होने वाला है दर्शकों थोड़ी देर बाद। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तो प्रियंका से 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा, इजराइल भारत को क्या दे सकता है जो प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं। कांग्रेस के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है और पीएम मोदी वहां नैतिक कायरता का परिचय देने गए। यह कांग्रेस पार्टी कह रही है। यानी कांग्रेस को भारत की आयरन सुरक्षा चिंता नहीं लगती। वोट बैंक के लिए कांग्रेस वक्त पे गाजा का मुद्दा उठाती है, और आपको बताएं इस बार फिर गाजा का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को और देश को यह समझना चाहिए कि इस वक्त भारत बहुत बड़ी डील कर रहा है और कांग्रेस पार्टी उसी का क्या विरोध कर रही है। सुनिए जरा क्या कहना है कांग्रेस के नेता। इजराइल क्या दे देगा? इजराइल तो हमारा कभी था, ना है, ना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी चूंकि कमजोर हैं, उनमें इतना साहस नहीं है। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, अगर जरा सी भी नैतिकता और साहस हो तो गाजा के अंदर मारे गए मासूम बच्चों के बारे में बात करें। लेकिन प्रधानमंत्री में साहस नहीं है, प्रधानमंत्री कमजोर हैं। इसराइल के ऊपर इस बात का दबाव दे कि जो गाजा के अंदर नरसंहार हो रहा है, जिस तरह से वहाँ मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, उनकी जानें ली जा रही हैं, उस पर भी अपना विचार रखे और इसराइल पर दबाव बनाए कि गाजा के मसले को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से उसका समाधान हो। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और जो अभी अमेरिका के साथ जो डील हुआ है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में। दर्शकों, समझना होगा इस बात को, भारत की रक्षा के लिए वो कोई भी देश हो, अगर वो हमारे काम का है तो हमें उसके साथ हाथ मिलाना होगा। सुनिए जरा फॉरेन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं भारत की कूटनीति को लेकर। सुनिए जरा। इजराइल दुनिया में माना जाता है अपनी टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट के लिए, और भारत अभी फिलहाल इस दौरे में एक डिस्कशन वो भी है एयर डिफेंस की। हमारा अपना चक्र है, बट उसमें हम आयरन डोम के किस्म की टेक्नोलॉजीज भी ऐड करने का प्लानिंग और कदम उठाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तो सबसे पहले ये देख रहा है ना कि भारत की मिलिट्री क्षमता कितनी और बढ़ती जा रही है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। भारत इजराइल से रिश्ते अच्छे, सऊदी अरब से रिश्ते अच्छे, अरब इमारात से रिश्ते अच्छे। इस रीजन में हम इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो कि यूरोप तक जाएगा, रेल लिंक और सी लिंक, भारत की फ्रेट को सस्ता करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान करेगा। तो भारत भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैप आउट कर रहा है इस इलाके में, और उसके लिए जो रीजनल पीस चाहिए उसके लिए भी भारत काम कर रहा है। तो चाइना जियो स्ट्रेटेजिक सेंस में कुछ ऐसे देखेगा। अब दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इजराइल में मौजूद है और वॉर जोन में मौजूद है। दर्शकों, प्रधानमंत्री क्या कहेंगे इसकी सबसे ज्यादा चिंता हो रही है डोनाल्ड ट्रंप को और पाकिस्तान को। दर्शकों, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान को मार रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को खत्म कर रहा था, शहबाज तक कांपने लगे थे। और इस समय भारत रक्षा के क्षेत्र में कितना मजबूत है ये पाकिस्तान देख ले, क्योंकि पीएम मोदी के दौरे पर छुप के मुनीर और शहबाज भी नजर गड़ाए हुए हैं। दिखाता हूं आपको।
All stations are off. Bravo. First 10 months, I ended 8 wars, including Pakistan and India. Would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. दर्शकों, बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि भारत के साथ हम हर परिस्थिति में खड़े हैं। और ये देखिए, अगर भारत की सेना को मजबूत करती है इस्राइल की तकनीक, तो शहबाज और मुनीर के होश उड़ना तय हैं। देखिए जरा। हाल ही में एआई समिट हुई है दर्शकों, ये तस्वीर देखिए। खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे ही छिप गए थे शहबाज और मुनीर। दिखाइए जरा तस्वीर को। अब दर्शकों आपको बताऊं, इस बात के संकेत खुद दिए थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने और उस पर मोहर लगाई थी कि छुप गए थे शहबाज। सुनिए जरा। कि मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है, ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहां नहीं मरते बंकरों में बैठ के। सुन लिया दर्शकों आप, और आज यही बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे पाकिस्तान की पोल खोल दी। First 10 months, I ended 8 wars, including Pakistan and India. Would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. First 10 months, I ended 8 wars, including Pakistan and India. Would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. अब दर्शकों, सबसे बड़ी और अहम बात है, भारत इस्राइल के साथ डील करने की पूरी तैयारी में, और पाकिस्तान इसी बात से डर रहा है कि पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में हम इतने मजबूत थे, अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी खबर बंकर में छिपा ली थी दर्शकों, जिसका खुलासा आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान उन्होंने बचाई है। साथ ही कहा पीएम शहबाज शरीफ ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाते। जिस वक्त भारतीय सेना ब्रह्मोस से पाकिस्तान में धमाके कर रही थी, आतंकवादियों को मार रही थी, उस वक्त मुनीर और शहबाज जान बचाने के लिए बंकर में छिप गए। यहां तक कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी बंकर में छिपने की बात कही थी, लेकिन राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने बंकर में छिपने से मना कर दिया, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ है दर्शकों। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर युद्ध की बात को फिर से दोहराया। ट्रंप ने कहा उन्होंने 10 महीने में 8 युद्ध खत्म कर दिए। पाकिस्तान और भारत में न्यूक्लियर युद्ध होने वाला था। साथ ही कहा कि अगर वो भारत पाक संघर्ष में दखल नहीं देते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हमले में मारे जाते। अब ट्रंप के बयान के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी घुटनों पर हैं, ये साफ हो गया है, क्योंकि भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी में, और भारत पाकिस्तान पर पिछले 2 दिनों से बॉर्डर पर सेना युद्ध अभ्यास कर रही है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। लेकिन दर्शकों, अब इसकी चर्चा भी होने लगी है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी नेता फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। वज़ीरिस्तान में रोजाना हमारे जनाजे निकलते हैं, घर पे आकर रॉकेट गिरता है और घर पे आकर रॉकेट गिरने से ख़वातीन मरती हैं, बच्चे मरते हैं, शहीद हो जाते हैं। उस घर में फौज आकर कहती है लाशें हमारे हवाले करो।
फौज आकर कहती है ये लाशें हमारे हवाले करो। जब फौज के हवाले हो जाती है, वो रसा को बुलाते हैं और जबरन उनसे लिखवाते हैं कि ये दहशतगर्द थे, तुम तस्लीम करो कि ये दहशतगर्द थे। लेकिन दर्शकों, इधर भारत और इजराइल की दोस्ती मजबूत हो रही है और भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती भी मजबूत है। लेकिन दर्शकों, दिखाएं आपको जरा, ये आप देखिए, इस तस्वीर को जरा आप देख लीजिए। यही तस्वीर शहबाज को आज सोने नहीं देगी, क्योंकि शहबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में क्या बोलेंगे सुनेंगे। सुनवाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए, एमएन सुनाइए। His Excellency Prime Minister Benjamin Netanyahu, His Excellency Mr. Amir Ohana, Speaker of the Knesset, His Excellency Mr. Yair Lapid, Leader of the Opposition, Honorable members of the Knesset, my dear sisters and brothers, Shalom. Namaste. Honorable members, it is a privilege and an honor for me to stand before this distinguished house. I do so as the Prime Minister of India and also as a representative of one ancient civilization addressing another. I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship, respect, and partnership. I thank you, Mr. Speaker, for your kind invitation and for your wonderful gesture of lighting up the Knesset in Indian colors. Your visit to India 3 years ago was the first by a Speaker of the Knesset, and thanks to you, I am the first Prime Minister of India to address this august gathering. Nine years ago, I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, returning to a land to which I have always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered
in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. Some years ago, when you concluded the Abraham Accords, we applauded your courage and vision. It was a moment of new hope for a long troubled region. Since then, the situation has changed significantly. The path is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region. Honorable members, in India,
There is a great admiration for Israel's resolve, courage, and achievements. Long before we related to each other as modern states, we were linked by ties that go back more than 2,000 years. The book of Esther refers to India as Hodu. The Talmud records trade with India in ancient times. Jewish merchants traveled across sea routes that connected the Mediterranean with the Indian Ocean. They came seeking opportunity and dignity. And in India, they became one of us. Jewish communities have lived in India without fear of persecution or discrimination. They have preserved their faiths and participated fully in society. That record is a source of pride for us. Honorable members, the Bene Israel of Maharashtra, the Kochini Jews of Kerala, the Baghdadi Jews of Kolkata and Mumbai, and the Bene Menashe of the Northeast have enriched India. In my home state, Gujarat, there is a school set up by a Bene Israeli family, Mr. and Mrs. Best. It is an excellent school, and of course, it is called the Best School. Edwin Myers gave shape to the film's division of India and was a towering figure in the history of Indian cinema. Dr. Rubin David was the founder of the Kankaria Zoo in Ahmedabad. The actor David Abraham Cheulkar, or Uncle David, become a household name across the country. Walter Kaufman composed the signature tune for All India Radio. David Sassoon built many institutions that still serve Indian society. And of course, the heroic contribution of Lieutenant General J.F.R. Jacob during the 1970 war with Pakistan is widely known. I had the honor of working closely with him after his retirement. We discussed India-Israel relations, among many other things, over many cups of tea. There have been countless others whose contributions are woven into India's rich fabric of life. Honorable members, there was movement from India to Israel too, when many Indian Jews migrated to Israel in the mid-20th century. Today, a vibrant Indian origin Jewish community lives here. They are contributed to the building of modern Israel
in laboratories and hospitals, in classrooms and also on the battlefield. They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. We are proud of them. Honorable members, India's connection to this land is also written in blood and sacrifice. During the First World War, more than 4,000 Indian soldiers laid down their lives in this region. The cavalry charge at Haifa in September 1918 remains a significant chapter in military history. Major Thakur Dalpat Singh, remembered as the hero of Haifa, symbolized the shared history. During my last visit, I was deeply moved to pay my respect at the Haifa Memorial for Indian soldiers. Honorable members, last month, the world marked the International Holocaust Remembrance Day. The Holocaust stands as one of humanity's darkest chapters. Yet, even in those turbulent years, some acts of humanity stood out. The Maharaja of Navanagar in Gujarat, also known as the Jam Sahib, offered refuge to Polish children, including Jewish children who had nowhere else to turn. I am told that a statue of Jam Sahib was unveiled in Moshav Nevatim recently. Thank you. Thank you for this honor and remembrance. Honorable members, after India's independence, many Indian leaders felt a kinship with the people of Israel. India's parliamentary debates of the 1950s are witness to their admiration for Israel's effort to develop agriculture in the desert. The kibbutz movement of Israel inspired our leaders like Acharya Vinoba Bhave and Loknayak Jayaprakash Narayan. First in my home state, Gujarat, and now across India, I've seen the approach of per drop, more crop work wonders in agriculture. My own first visit to Israel was in 2006 as the Chief Minister of Gujarat. Later in 2017, during my visit to Israel as Prime Minister, our two countries elevated the relationship to a strategic partnership. Since then, our engagement has expanded in scale and scope, and we are committed to further consolidate this relationship
across many sectors. Honorable members, for the last few years, India has been the fastest growing major economy in the world. Soon, we will be among the top 3 economies globally. At the same time, Israel is a powerhouse of innovation and technological leadership. This creates a natural foundation for our forward-looking partnership. We are committed to expanding trade, strengthening investment flows, and promoting joint infrastructure development. The bilateral investment treaty signed last year will provide confidence and predictability to our businesses. In the last few years, India has concluded a number of important trade agreements with other nations. To your west, the European Union and the UK. To your east, the UAE and Oman. Our bilateral goods trade has grown significantly in recent years, but it does not reflect the full scope of opportunity. That is why our teams are working hard to negotiate an ambitious free trade agreement. It will unlock the vast untapped potential in our trade relationship. We will also work closely in different formats, such as India, Middle East, Europe Economic Corridor, and the I2U2 framework between India, Israel, UAE, and the US. Defense and security is another important pillar of our partnership. In November last year, we signed an MOU on defense cooperation. In today's uncertain world, a strong defense partnership between trusted partners like India and Israel is of vital importance. Honorable members, Israel is often called the startup nation. In recent years, we have also been working to unlock the innovation and creativity of our youth. I recall that in 2018, Prime Minister Netanyahu and I inaugurated the iCreate Technology Business Incubator in India. Since then, it has supported nearly 900 such startups. Last week, we hosted the world's largest and the most democratized AI Impact Summit with representatives from over 100 countries. Our aspirational spirit aligns naturally with Israel's innovation ecosystem. I see a lot of synergies in areas such as quantum technologies, semiconductors, and artificial intelligence. We are also working with Israel on creating cross-border financial
linkages using our digital public infrastructure. Honorable members, I mentioned how inspiring we found Israel's agricultural miracle in desert. Israeli expertise in precision irrigation and water management has already transformed agricultural practices in India. Together, we have established 43 centers of excellence across India that have provided training to more than 500,000 farmers. We should now set an ambitious goal to expanding to 100 centers to benefit millions of farmers and fishermen. Honorable members, at the heart of the India-Israel partnership are the ties between our peoples. When I first visited Israel in 2006, there were a handful of yoga centers in Israel. Today, yoga seems to be practiced in almost every neighborhood. I am told that interest in Ayurveda is also growing in Israel. I invite more and more young Israelis to travel to India. They will witness the dynamism of our society and experience what holistic wellness can do for the body and the mind. I'm happy to inform this August House that the Indian Parliament has set up a parliamentary friendship group for Israel. I invite you all to visit India and look forward to having more exchanges between our members of parliament. I am aware that Indian caregivers and skilled workers in Israel contribute immensely to families and communities. They have displayed remarkable courage and dedication in times of crisis, including on October 7. We are proud of them. As the Jewish teachings reminds us, whoever saves one life saves the entire world. Their service reflects the strength of the human bonds behind our cooperation. We will continue to facilitate the movement of workers and professionals across sectors that benefit both of our nations. Honorable members, we are both ancient civilizations, and it is perhaps no surprise that our civilizational traditions also reveal philosophical parallels. In Israel, the principle of Tikkun Olam speaks of healing the world. In India, Vasudhaiv Kutumbakam affirms that the world is one family. Both ideas
extend responsibility beyond immediate boundaries. They ask societies to act with compassion and moral courage. Judaism emphasizes halakha, guiding everyday conduct through law and practice. Hindu philosophy speaks of dharma, the moral order that shapes duty and right action. In both traditions, ethical life is lived through action and faith is expressed through conduct. There is an enduring similarity in our festivals as well. You celebrate Hanukkah with the warm glow of candles. Around the same time, we celebrate Diwali, the festival of lights, with the gentle radiance of lamps. Soon, India will celebrate the festival of Holi, filled with happiness and color. And around the same time, Israel will also celebrate Purim with enthusiasm and joy. Honorable members, our shared ideals are the deep foundations that give strength to our modern partnership. We are democracies shaped by history and focus on the future. Our partnership is grounded in shared experience and shared aspirations. Our strong partnership not only serves national interests, but also contributes to global stability and prosperity. Let us ensure that the friendship between India and Israel remains a source of strength in an uncertain world. Am Israel Chai. Jai Hind. Thank you. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली संसद में सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमास को आतंकी हमला बताया और कहा कि हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और सुनिए जरा वहां कैसे मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। एमएन सुनाइए जरा। חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להעניק לראשונה בתולדות המשכן את עיטור הכנסת, אות הכבוד הגבוה ביותר שבית המחוקקים הישראלי. और दर्शकों आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि ये जो इजराइल की तरफ हमास ने आंख उठाकर देखा था, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं। और सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अभी भी मौजूद है। सुनाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। एमएन सुनाइए। הכלכלה, החקלאות, החדשנות, הטכנולוגיה ועוד. מנהיגותו, כפי שיכולתם להתרשם כולכם, מבטאת ידידות אמיצה ומחויבות לשותפות ארוכת טווח, המבוססת על ערכים משותפים ואינטרסים משותפים בין שתי המדינות. בבקשה, אדוני.
כבוד יושב ראש הכנסת וכבוד ראש ממשלת הודו. I'll go and meet the people. Okay. और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए, मुलाकात कर रहे हैं। वहां पर विपक्ष के नेता भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया गया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा प्रहार किया है आतंकवाद पर। इजराइल की संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है, आतंकवाद पर दोहरा रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो 7 अक्टूबर को घटना घटी है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ तौर पर बता दिया कि जो हमास ने किया वो ठीक नहीं है। और जिस तरह से 26/11 हुआ देश में, उसे हम भूले नहीं हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा, जो 7/11 इस्राइल में हुआ है, उसे भी हम नहीं भूलेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शकों को बताया कि भारत मजबूती के साथ खड़ा है। जो घटना घटी, जो हमास ने अटैक किया, उसकी निंदा तो करते हैं, लेकिन मजबूती के साथ खड़े हैं। और ये तस्वीर आप देखिए दर्शकों। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर इजरायली संसद में स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। और आप देखिए, वहां पर विपक्ष के नेता हैं, बेंजामिन नेतन्याहू हैं, तमाम नेता हैं, उनसे पीएम मोदी मुलाकात कर रहे हैं। इस तस्वीर को जरा फुल फ्रेम दिखाइए। ये आप तस्वीर देखिए जहां पर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हो रही है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2017 में वो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, जो इजराइल पहुंचे। और देखिए, जरा सेल्फी भी ली जा रही है। ये तस्वीर बड़ी खास है। कई जो नेता हैं वो फोटोज खिंचवा रहे हैं। ये आप देखिए दर्शकों, पहली तस्वीर जो संसद की है, सभी कैद करना चाहते हैं अपने फोन में। भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वहां और इजरायली जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। और हमास के आतंकवादी שותפות ארוכת טווח המבוססת על ערכים משותפים ואינטרסים משותפים בין שתי המדינות. בבקשה אדוני. כבוד יושב ראש הכנסת וכבוד ראש members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. और दर्शकों, प्रधानमंत्री ने बताया है कि भारत हमेशा शांति की बात करता है। यही सबसे बड़ा संदेश। पर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र भी कुछ इसी तरह का है दर्शकों। पुंडरीक महाराज कहते हैं, आज की पीढ़ी यानी जेनजी को अति महत्वाकांक्षा और आसानी से सब कुछ मिल जाने की आदत से बचना होगा, क्योंकि इससे मन अशांत होता है। पुंडरीक महाराज जी कहते हैं, त्याग से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। जीवन में सफलता, पैसे के साथ आध्यात्मिकता बहुत जरूरी होती है। आध्यात्मिकता की जीवन को अर्थ देती है और आध्यात्मिकता का अर्थ सिर्फ ध्यान नहीं बल्कि मानवता की सेवा करना है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस्राएली संसद में कहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH